नमस्ते विद्यार्थी मित्रों और हिंदी अध्यापक भाई और बहनों। सतारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से और मांग तहसील हिंदी अध्यापक मंडल की जानिब से आज की तासिका कक्षा 10वीं की सौ निकम जयश्री दीपक आपकी शैक्षिक पात्रता है एमए एमएड। अब तक आपकी सेवा 20 साल तक हुई है। हाल ही में वे जय भवानी विद्यालय पिंगली बुद्रुक में सेवारत है। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल का आदर्श अध्यापक पुरस्कार प्राप्त उन्हें सन 2018 में प्राप्त हुआ है। साथ ही कला व सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में SCRT में जिला परिषद के शिक्षण विभाग के द्वारा 21 दिनों का दिल्ली में प्रशिक्षण पूरा आपने किया है। कक्षा 10वीं का हर साल का प्रतिशत फल 100% है और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से चलाई जा रही हर एक गतिविधियों में आप हमेशा बड़े ही उत्साह के शामिल होती है। हर एक उपक्रम में आप दिलचस्पी रखती है और साथ ही साथ मांग तहसील हिंदी अध्यापक मंडल की आप सक्रिय सदस्य है और मांग तहसील की ओर से यह चलाई जा रही ऑनलाइन तासिका में आप हमेशा रुचि लेती रहती है। आप खुद आज जय निकम जी आज 10वीं की पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई पाठ्यांक 4 छापा के ऊपर आप सभी छात्रों को वे मार्गदर्शन करेगी। मैं जय निकम जी मैडम जी को विनती करता हूं कि आप अपने मार्गदर्शन को प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद शेख सर जी और शेवाड़े सर जी, तोड़कर मैम, सभी को धन्यवाद। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मैं जयश्री दीपक निकम जय भवानी विद्यालय में उप शिक्षिका के ओहदे पर कार्यरत हूँ। कोविड-19 की बीमारी देश में चल रही है और इसी महामारी के वजह से मार्च माह के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर माह भी शुरू हो गया है, लेकिन स्कूल अभी भी बंद है, पाठशाला अभी भी बंद है। फिर भी सातारा जिला अध्यापक मंडल की ओर से पाठशाला बंद, ऑनलाइन कक्षा शुरू, इस उपक्रम के अंतर्गत पूरा मंडल की ओर से छात्रों के साथ जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन कक्षा की माध्यम से गतिविधियां सुचारू ढंग से शुरू है। कैलाशवासी आबासाहेब पॉल शिक्षण प्रसारक मारडी संचालित जय भवानी विद्यालय पिंगली के संस्थापक सदस्य आदरणीय कैलाशवासी आमदार श्री सदाशिवरावजी पॉल उर्फ तात्या, सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के, जिन्हें हम पितामह के उपाधि से बुलाते हैं, हमारे सबसे लाडले, सबसे प्रिय, जिनके कारण आज हमारी हिंदी जीवित है, ऐसे सूर्यवंशी साहब जी। पूरे सातारा जिला में 11 तहसील में जो ऑनलाइन शिक्षा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, अपने अपने तहसील के स्तर पर वह सभी अध्यापक भाई बहन और मेरे प्यारे छात्र,
आज हम कक्षा 10वीं SCRT द्वारा महाराष्ट्र राज्य द्वारा निर्मित हिंदी संपूर्ण लोक भारती की किताब मेरे ऊपर मान तहसील अध्यापक मंडल ने जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा घटक है पद्य, उपघटक है छापा, 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक पद्य पाठ क्रमांक 4, पृष्ठ क्रमांक 65 और 66। तो मैं सीधा मेरे प्यारे छात्रों आपको कविता के ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। छापा पद्य के कवि है ओम प्रकाश जी आदित्य। इनके बारे में मैं अल्प परिचय देना चाहूंगी। ओम प्रकाश आदित्य जी हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी की सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा यानी माहिर है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इधर भी गधे है, उधर भी गधे है, मॉडर्न शादी, गोरी बेटी छत पर, काव्य संग्रह और प्रस्तुत छपा जो पद्य है वह गोरी बेटी छत पर इस काव्य संग्रह में से लिया हुआ पद्य पाठ है। अब मैं आप सभी को सीधा कविता का शीर्षक छापा इसकी ओर आपको ले जाना चाहूंगी। छापा मतलब इसमें भी दो अर्थ छिपे हुए हैं। हम जब देखते हैं छोटे बच्चे हमारे सम्मुख खेलते हैं तब उनके जेब में से अभी 50 पैसे का सिक्का नहीं रहा है, समझो कि 1 रुपए का सिक्का होता है और कहते हैं छापाया कांटा। वो वाला छापा यहाँ पर नहीं लिया है। तो छापा इसका अर्थ है भारत सरकार के पास एक विभाग है आयकर विभाग, और आयकर विभाग के कर्मचारी जिन्होंने भी अनधिकृत धन अर्जित किया होता है, जमा किया होता है, जिसे हम कालाधन कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं, ऐसे अवैध मार्ग से जिस पर किसी भी प्रकार का कानून हक नहीं होता है, ऐसे धन को अर्जित हुए व्यक्ति के घर पर यदि आयकर विभाग को कोई प्रामाणिक सूचना मिल जाती है तो आयकर विभाग छापा डालता है। तो यही छापा बहुत बड़ा छापा होता है। छापे की कार्रवाई बहुत बड़ी होती है जिससे धन 2 नंबर का माल भी है वो सरकारी तिजोरी में चला जाता है। तो छापे की बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। तो यहाँ पर छापा किसने डाला है और किसके घर पर डाला है ये मैं बताना चाहूंगी। तो यहाँ पर छापा आयकर विभाग के कर्मचारी ने, अधिकारियों ने कवि ओम प्रकाश आदित्य के घर पर डाला है। अब सीधा पृष्ठ क्रमांक 65 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है? मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिक रहे, उन्हें कैसे दे दूं? यहीं पर मैं ठहरती हूं। अब हम देखेंगे कविता का अर्थ। यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने ओम प्रकाश जी के घर पर छापा पड़ा है। मैंने शुरुआत में ही कहा है कि छापे की कार्यवाही छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है, और ऐसा बहुत बड़ा छापा कवि के घर पर पड़ा है। वे आए, वे मतलब आयकर विभाग के अधिकारी घर में घुसे। अचानक उन्होंने, अधिकारियों ने घर पर आक्रमण किया है
अचानक घुसे, जिसके घर पर या जहां पर छापा पड़ता है उसे कोई पूर्व सूचना नहीं होती है, घर में सीधा घुसे और लेखक को इस बात की खबर भी नहीं है, लेखक इस छापे से बिल्कुल अनजान है और आते ही सीधा कवि को बोले सोना कहाँ है। अभी यहाँ पर सोना मतलब एक मौल्यवान धातु होता है जिससे हम आभूषण मतलब गहने पहनते हैं, गले की माला, कान की रिंग, अंगूठी, ऐसे बहुत सारे गहने पहनते हैं। वह सोने के, जिसे अंग्रेजी में गोल्ड कहा जाता है, सोने से बने होते हैं। तो सीधा कर्मचारी आकर कवि को कहते हैं सोना कहाँ है। कवि इस सोने से अनजान है क्योंकि वे तो डरे साधारण आदमी, उनके पास सोना है ही नहीं। उन्होंने वही अर्थ न लेते हुए उन्होंने अर्थ लिया सोना यानी नींद। कवि कहते हैं मेरी आंखों में है, हम सो जाते हैं सोना। कवि के दृष्टि से सोना यानी नींद आना। कवि कई रात से नहीं सोया है क्योंकि कवि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कंगाल है, आम इंसान है और जो भी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके खर्चे भी कवि नहीं उठा रहा है। तो इसी कारणवश, आर्थिक तंगी के कारणवश कवि पहले से ही हैरान है, परेशान है और इसी कारणवश कई रात से कवि ठीक से नहीं सोए हैं। वह नींद उनकी आंखों में दिख रही है। तो कवि ने नींद इस अर्थ से सोना का अर्थ लिया है और आयकर विभाग ने सोना यानी कि आभूषण गोल्ड इस अर्थ से लिया है। फिर वे रोश में आकर बोले, रोश में आना यानी कि बहुत गुस्सा हो गए, अरे मैं इस आदमी के सोने के बारे में पूछ रहा हूँ और ये आदमी है कि कुछ समझ नहीं पा रहा है। वह कहता है मेरी आंखों में देखो, तो गुस्सा हो गए हैं और गुस्से में आकर बोले स्वर्ण दो, स्वर्ण। अभी सोने के लिए पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण। स्वर्ण को मोहरा कहा जाता है, जैसे कि हम सिनेमा में देखते हैं, ऐतिहासिक जो भी सीरियल टेलीविजन पर चली रहती है उस पर भी हम देखते हैं कि यह मोहरा होती है सोने की। तो गोल्ड लेखक के समझ में नहीं आ रहा है तो सोने के बदले आयकर विभाग के अधिकारी कवि को कहते हैं स्वर्ण दो, स्वर्ण। कवि भी जोश में आकर कहते हैं। तो कवि यहाँ पर जोश में आ गए हैं यानी वे गुस्सा हो गए हैं। तो कवि भी अत्याधिक उत्साह के साथ उन्हें कहते, जोश में आकर कहते सुवर्ण, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं। यहाँ पर सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्ण। कवि तो साहित्यिक है और उनके साहित्यिक में उन्होंने सुवर्ण यत्र तत्र बिखरे है। मतलब हम उपमा, रूप, उत्प्रेक्षा आदि जो अलंकार है वह अलंकार उनके साहित्य में यत्र तत्र उन्होंने बिखरा दिए हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं स्वर्ण आपको चाहिए ना, तो मेरे काव्य में है, बिखरा हुआ है और ऐसे बिखरे हुए मेरे साहित्य में, मेरे काव्य में जो स्वर्ण है मैं उन्हें कैसे दे दूं। यह कवि का जवाब सुनकर आयकर विभाग के अधिकारी झुंझलाकर बोले, झुंझलाना यानी कि बहुत क्रोधित होना, गुस्से में आना, खिजलाना, इस प्रकार उन्मत्त होना, इस प्रकार झुंझलाना के अर्थ होते हैं। वे झुंझला गए यानी कि बहुत गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कवि के ऊपर और बोले तुम इतनी सीधी बात नहीं समझते हो। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। आयकर विभाग के अधिकारी कवि को कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी अनधिकृत धन है
जो भी अवैध मार्ग से, जो भी गैर कानूनी मार्ग से जो भी धन अर्जित किया है, जो भी पैसा अर्जित किया है, अर्जित करना यानी कि प्राप्त करना। और यहाँ पर अर्थ, अर्थ यह पैसे के लिए संस्कृत में आया हुआ शब्द है। तो इस प्रकार आयकर विभाग के अधिकारी कवि को कहते हैं कि तुमने जो भी अनधिकृत मार्ग से कमाया हुआ धन जो प्राप्त किया है, अर्जित किया है, वह पैसा, वह अर्थ चाहिए। यहाँ पर अर्थ, धन या अर्थ आयकर विभाग के कर्मचारी लेते हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, कवि हंसते हैं और बोलते हैं अर्थ, अर्थ मेरी नई कविता में है। यहाँ पर कवि ने अर्थ का अर्थ लिया है, मीनिंग जिसे हम कहते हैं। जैसा कि मैं अभी भी आप सभी को कविता का भावार्थ समझा रही हूँ, तो उसी दृष्टि से कवि अर्थ यानी मीनिंग इस अर्थ से लेते हैं। और आयकर विभाग अर्थ यानी पैसा इस अर्थ से लेते हैं। यहाँ पर हर एक शब्द में कवि ने व्यंग्य किया है। व्यंग्य मतलब कोसना, बात को, गंभीर बात को बड़ी हंसी खुशी के साथ सामने वाले के हृदय पर पहुंचाना। तो यही इस कविता की खासियत है कि कविता की जो शैली है, जो रीति है, जो पद्धति है, वह हास्य व्यंग्य की है। व्यंग्य मतलब कोसना, टॉन्ट मारना, हम कहते हैं गंभीर बात को हंसी के साथ सामने वाले के दिल तक पहुंचाना। तो इस प्रकार कवि ने अर्थ का अर्थ बताया है। कवि कहते हैं मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। जब आयकर विभाग के अधिकारी कवि को कहते हैं कि तुमने जो भी अनधिकृत रूप से धन अर्थ अर्जित किया है वह दे दो, तो कवि कहते हैं कि अर्थ मेरी कविता में है, ढूंढ लो, यदि तुम्हें मिल जाए तो ले जाओ। इस प्रकार कवि कहते हैं। इस कवि के जवाब के कारण वे बोलते हैं कड़क कर। देखो, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। कड़क कर बोलना यानी कि पहले से भी उन्होंने तेज आवाज की है, उनका गुस्सा और भी बढ़ गया है कि कैसा आदमी है कि हम क्या कह रहे हैं और यह किस प्रकार का हमें जवाब दे रहा है। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है? जिस प्रकार सोना एक धातु का नाम है, उसी प्रकार चांदी भी एक धातु का नाम है, जिसे हम पैरों में पेंशन वगैरह पहनते हैं, चांदी के अलंकार पहनते हैं। वो बोलते हैं कि चांदी कहाँ है? आयकर विभाग के अधिकारी कड़क कर बोलते हैं, बहुत तेज स्वर में बोलते हैं। लेखक भी भड़क कर बोलते हैं। भड़क कर बोलना मतलब ऊंची आवाज में बोलना। उन्होंने आवाज ऊंची की, आयकर विभाग के अधिकारियों ने, तो कवि ने भी अपनी आवाज ऊंची की। वे कड़क कर बोलते हैं तो कवि भी भड़क कर बोलते हैं। कवि ने भड़क कर बोला चांदी मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर कवि कह रहे थे कि कवि के बाल भी सफेद हो रहे हैं। तो यह बालों में कवि ने चांदी का अर्थ लिया है। हैरान हो जाते हैं यह कवि का उत्तर सुनकर आयकर विभाग के अधिकारी। वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत होना यानी कि हैरान होना, उद्विग्न होना, चकित होना कि कवि का जवाब सुनकर चांदी आ रही है मेरे बालों में धीरे धीरे। यह जवाब सुनकर कवि का जवाब सुनकर आयकर विभाग के अधिकारी उद्भ्रांत होकर बोलते हैं यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? अभी यहाँ पर नोट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नोट ये मतलब रुपए, जैसे कि 10 की नोट, 20 की नोट। अभी नए चलन शुरू हुआ है, इसमें अभी 5 का सिक्का है, नोट नहीं है, तो 10 की नोट, 20 की नोट हम देखते हैं, 100 की नोट वो वाली, यानी कि रुपए।
तो देखो कवि क्या कहते हैं, जब आयकर विभाग के अधिकारी पूछते यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, तो कवि कहते हैं परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। अभी कवि तो साहित्यिक है, जब हमारी परीक्षा नजदीक आती है, इम्तिहान नजदीक आता है, जब हम स्कूल में कसौटी परीक्षा लेते हैं, सत्र परीक्षा लेते हैं, तब हम परीक्षा आने के पूर्व चंद दिन हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने रखकर लिखते हैं, तो उसे नोट कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि परीक्षा के पहले मैं 1 महीने नोट तैयार करूंगा। ये जवाब सुनकर वे गरज कर बोले, आयकर विभाग के अधिकारी गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। यहाँ पर आयकर विभाग ने जो मुद्रा शब्द का इस्तेमाल किया है उसका अर्थ है मुद्रा यानी कि सिक्का। तो वे जोर से कड़क कर बोलते हैं, गरज कर बोलते हैं कि हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। लेखक भी लरज कर बोला, यानी कि सॉरी कवि भी लरज कर बोला, यानी कि मैं लरज कर बोला। लरज कर बोलना यानी कि स्वर कंपन, स्वर कंपन के आवाज में बोलना, हिलने वाली आवाज, डुलने वाली आवाज, कांपने वाली आवाज। तब कवि कहते हैं मुद्राएं, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। यहाँ पर मुद्रा यानी कि चेहरे का भाव। अभी हम देखेंगे मुद्रा के भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि योग मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, शांत मुद्रा है। गौतम बुद्ध की हम यदि सामने चित्र लाएंगे तब हमारे सामने उन्होंने इस प्रकार हाथ किया होता। ये तो मुद्रा के अलग अलग नाम है। मुद्रा यानी चेहरे के भाव। और अर्थ आयकर विभाग के कर्मचारी के दृष्टि से अर्थ है मुद्रा यानी कि सिक्का, और यहाँ पर कवि के दृष्टि से मुद्रा यानी कि चेहरे पर आने वाले भाव। तो यह मुद्रा कवि कहते हैं आपको मुद्रा ही चाहिए ना, तो आप मेरे चेहरे की तरफ देखिए, आपको अपने आप मुद्राएं अपने आप मुद्राएं मिल जाएगी। अभी यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारी देखेंगे आगे क्या होता है। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। वे मतलब आयकर विभाग के अधिकारी खड़े हो गए हैं और उन्होंने अच्छी तरह से सोच लिया है, सोचना शुरू किया है। फिर सोचकर कवि के शयन कक्ष में घुस गए हैं। शयन यानी सोना और कक्ष यानी कमरा, जिसे हम शयनागार कहते हैं, सोने का कमरा कहते हैं, अंग्रेजी में बेडरूम कहते हैं। उन्होंने खड़े होकर आयकर विभाग के अधिकारियों ने सोच लिया और सोचने के बाद शयन कक्ष में घुस गए। वहां पर क्या किया है शयन कक्ष में लिखेंगे हम आगे। और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। लेखक के शयन कक्ष की हालात देखिए, अवस्था देखिए। यहाँ पर लेखक का जो तकिया है, लेखक तो आम इंसान है, सर्वसाधारण इंसान है। लेखक का जो तकिया मतलब हम जब सोते समय सिर के नीचे गोलिया, आयताकार या चपटे आकार का रुई का कपड़ा गुदगुदा लेते हैं, या रुई का कपड़ा भरा हुआ मुंहबंद फैला होता है, उसे तकिया कहते हैं। गोलिया चपटे आकार का होता है। तो धन, जो भी अमीर लोग होते कहाँ कहाँ धन छिपाते हैं, अमीर लोगों की धन छिपाने की जगह की ओर कवि ने प्रकाश डाला है कि तकिए में धन छिपा हुआ होता है। यह सोचकर आयकर विभाग के कर्मचारी, लेखक का तो तकिया फटा हुआ है, लेखक गरीब है, तो ऐसे फटे हुए तकिए से रुई नोचने लगे हैं। नोचना मतलब
और जो भी अ, थैला होता है, जो भी हम सिर के नीचे मुंह बंद थैला लेता है, भरा हुआ होता है, उसमें कपड़े रुई रुई होती है, तो इधर उधर वो फेंक रहे, खींच रहे। उन्होंने कवि का जो तकिया है पहले से ही फटा हुआ है, और आयकर विभाग के कर्मचारियों ने तो पूरे तकिए की वाट ही लगा दिए, पूरा तकिया फाड़ दिया है, तकिए में तो कुछ नहीं मिला है। फिर उन्होंने टूटी अलमारी को देखा, अलमारी यानी कि सामान रखने के लिए जो कपाट कपाट कहते हैं, जिसमें हम विभिन्न वस्तु भरते हैं, तो उसे अलमारी कहते हैं। तो यहाँ लेकर के अलमारी का हाल देखिए कि अलमारी को 2 दरवाजे होते हैं। तो पुराने समय में 2 दरवाजे, अभी 1 दरवाजे की भी अलमारी आपको मिलेगी। तो 2 दरवाजे, इसमें से अलमारी को 1 दरवाजा है ही नहीं, अलमारी खुली है, इसलिए टूटी अलमारी। तो जहाँ पर लेखक ने सामान रखा है, या हम भी रखते हैं, अलमारी को खोला, टूटी अलमारी कवि की है, तो इस टूटी अलमारी को उन्होंने खोला है, कुछ नहीं मिला है। टूटी अलमारी को क्या, अलमारी में क्या मिलेगा? आयकर विभाग के कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिला है। फिर वे सीधा रसोई घर गए हैं। रसोई घर में देखे क्या उन्हें मिलता है या नहीं, देखेंगे हम। रसोई की खाली पिपियों को टटोला, तो आयकर विभाग के अधिकारी, तकिए में कुछ नहीं मिला, अलमारी में भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने अपना मोर्चा रसोई की खाली पिपियों की ओर, उनका ध्यान गया रसोई घर में जो पिपिया होती है। यह पिपिया मतलब एक चौखुट आकार का टीन का डिब्बा होता है, जिसमें घी तेल हम रखते हैं, भंडार घर में रखते हैं। रसोई घर में हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी हमें अनाज लगता है, भर में रखते हैं। तो उन खाली पिपियों को टटोला है। वो पिपिया गोलियां आयताकार आकार की होती है, टीन की होती है। उन्हें लगा कि शायद कवि ने रुपए छिपाने के लिए पीपीओ का इस्तेमाल किया होगा, तो पीपीओ को टटोला। फिर भी आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ कुछ नहीं लगा। बच्चे की गुल्लक तक देखी, गुल्लक मतलब मीठे का बनाया हुआ, जिसमें हम धन संग्रह करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे भी, कोई मेहमान या घर वाले उन्हें खाने के लिए पैसा देते हो, उसमें से बचाकर पैसा गुल्लक में डालते हैं। तो आयकर विभाग के अधिकारी ने देखा कि गुल्लक भी फोड़ दी, उसे भी देखा, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। खाली यानी कुछ भी नहीं मिला है। तकिए में भी नहीं मिला, अलमारी में भी नहीं मिला, पिपियों में भी नहीं मिला। पिपिया खाली है, अलमारी टूटी है, तकिया फटा हुआ है, बच्चे की गुल्लक भी खाली है। कुछ भी लेखक को, कवि के घर में आयकर विभाग के कर्मचारी को कुछ नहीं हासिल हुआ, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए यह पंक्ति है, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कुछ भी नहीं मिला है। कणस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। शून्य मतलब कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड मतलब संसार। कणस्तर तेल आदि रखते हैं, चौकुट के आकार का यह पता है, टीन का पीपा, तो इसमें भी कुछ नहीं है। कणस्तरों में कुछ नहीं है, मटकों में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य ब्रह्मांड है, सब खाली है। देखा कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, अरण्य मतलब जंगल, कांड मतलब सोपान या एक भाग। बच्चों, अभी भी आपने हाल ही में लॉकडाउन के बाद रामायण बहुत ही प्रसिद्ध रामानंद सागर के द्वारा निर्मित
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण देखी हुई होगी। तो रामायण में प्रभु रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास होता है और ये 14 साल वे पूरे अरण्य में जंगल में बिताते हैं। तो यहाँ पर एक प्रभु रामचंद्र जी जंगल में चित्रकूट पर्वत से प्रयाण करते हैं और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां पर प्रभु रामचंद्र सीता मैया के साथ उनका अत्रि ऋषि के आगमन में आश्रम में आगमन होता है। वहां पर अत्रि ऋषि प्रभु सिया राम की स्तुति करते हैं और अत्रि ऋषि की जो पत्नी है जिनका नाम है अनुसया, ये अनुसया माता, इन्होंने सीता मैया को पति धर्म किस प्रकार निभाया जाता है, मतलब पति धर्म की बात को बहुत अच्छी तरह से सीता मैया को समझाया है। तो यही यहाँ पर बात आ गई है। तो लेखक के घर अरण्य मतलब जंगल, तो कुछ नहीं है इस प्रकार। देखा खर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कुछ भी लेकर के अभी तक आपने देखा कि कुछ नहीं मिला है। तकिए से लेकर कर्णस्तर मठ को सब उन्होंने टटोला है, फिर भी कुछ नहीं मिला है, तो सब खाली है। जब छापा डालते वक्त वह बहुत प्रसन्न, खिला हुआ मतलब बहुत प्रसन्न चेहरा लेकर आए थे कि अभी कवि के घर छापा पड़ा है, तो जाते समय बहुत धन लेकर जाएंगे। यह भाव उनके चेहरे पर था, यह खुशी उनके चेहरे पर थी। मगर लेखक के घर में तो कुछ नहीं मिला है। तो यह देख कर उनके आते हुए जो खिले हुए चेहरे थे, प्रसन्न चेहरे थे, वह चेहरे मुरझा गए हैं। मुरझा जाना यानी कि सूख जाना, उनका चेहरा सूख गया है। हम क्या सोचकर आ रहे, इतना छापे की तो बहुत बड़ी कार्यवाही होती है, इतनी बड़ी कार्यवाही की, और इच्छा मन में थी कि बहुत सारा धन मिलेगा लेखक के घर में, जो भी इलीगली धन है, जो भी अवैध धन है, और उन कर्मचारियों के उनकी आयकर विभाग की ओर से स्तुति भी होगी। आपको पता है कि स्तुति तो हर एक को प्रिय होती है, मगर यहाँ तो कुछ नहीं मिला। यानी कि उन आयकर विभाग के कर्मचारियों का पूरा दिन ही बेकार हो गया, कुछ नहीं मिला। परेशान हो गए। आते वक्त तो बहुत खुशी थी, जाते वक्त तो उनके खिले हुए चेहरे मुरझा गए। आगे देखेंगे पन्ना नंबर 66 पर। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। अब क्या हो गया, जो बड़े जोर के साथ उन्होंने लेखक के घर, कवि के घर में छापा डाला था, तो अभी कवि की घर की दशा, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये तो हम सब ने देखी है, हम सब भली भांति जानते हैं। फिर उन आयकर विभाग के अधिकारियों के हृदय में, दिल में रौद्र की जगह करुण रस समा गया है। देखो छात्रों, यहाँ पर हिंदी साहित्य में रस के नाम आ गए हैं, रौद्र रस, करुण रस है। ये जैसे दो रस है, ठीक उसके समान अन्य भी रस है। कुल मिलकर रस के प्रकार या रस के नाम 8 है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। श्रृंगार रस, हास्य रस भी कहते हैं। करुण रस, जो कि अभी अभी कविता में आया है। रौद्र रस, वह भी आया है। वीर रस, भयानक रस, भय रस भी कहा जाता है। विभत्स रस, उसे घृणा या जुगुप्सा
कहा जाता है। और अंतिम 8वां अद्भुत रस, तो इसमें से यहाँ पर 2 रस आए हैं। तो रौद्र रस की जगह कोरोना रस, यानी कि कोरोना मतलब आयकर विभाग के अधिकारी के दिल में, हृदय में लेकर के प्रति, कवि के प्रति कोरोना रस निर्माण यानी अनुकंपा, कवि के प्रति, कवि की यह आर्थिक स्थिति कंगाल हालत देखकर आयकर विभाग के अधिकारियों को ही दया आती है। और क्या कहते हैं आयकर विभाग के अधिकारी, देखेंगे हम। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। आयकर विभाग के अधिकारी तो कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि किसी ने हमें सूचना दी थी। यह जो आयकर विभाग को कोई खबर देता है तो किसी हालात में ये विभाग उस व्यक्ति का या संस्था का नाम गोपनीय रखती है, पता नहीं देती। तो उन्होंने कहा कि हमें किसी ने गलत यानी कि कुछ है ही नहीं आपके पास, तो गलत सूचना हमें दे दी। तो आगे देखेंगे, अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। अभी यहाँ पर मैंने थोड़े समय ही पहले कहा है कि छापा ऐसा पड़ता है कि बहुत बड़ा पड़ता है, बहुत सारा अवैध धन आयकर विभाग को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारी असफल हो गए हैं, अयशस्वी हो गए हैं। कवि के घर में तो कुछ भी नहीं मिला है। इसी कारण वे कहते हैं कि अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे हैं। वे खुद को ही कोसने लगे हैं कि हाँ, हमें ऐसे आम इंसान के घर पर किसी के कहने पर छापा नहीं डालना चाहिए था। फिर भी हमने इतनी बड़ी कार्यवाही की, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा। उन्हें बहुत बड़ी असफलता मिली और इसी कारण में आयकर विभाग के अधिकारी मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। तो इस प्रकार मैंने कहा कि असफल हो गए हैं। उन्होंने अपनी जो कवि के घर पर जो छापा डाला, इस बात पर वे सिर झुकाकर, यानी उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, वो शर्मिंदा हुए हैं और फिर वापस जाने लगे। कवि यहाँ पर उन्हें रुककर कहते हैं, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। सिर मत धुनिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपको पश्चाताप के कारण बहुत दुख आपने प्रकट किया है, इसलिए कहते हैं कवि की सिर मत धुनिए। और मैं क्या कहता हूँ, मेरी बात आप गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या कहते हैं कवि, देखेंगे। मेरे घर में अधिक धन होता है तो आप ले जाते। कवि कहते, देखो क्या कहते आयकर विभाग के अधिकारियों को, यदि मेरे घर में धन होता, अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। देखो कितनी गंभीर बात कवि ने छेड़ी है कि यहाँ पर कवि के घर में तो कुछ है ही नहीं, यदि होता तो आयकर विभाग के अधिकारी देकर जाते। लेकिन अगर उन्हें पता चला है कि कवि के घर में कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे आम इंसान, जहाँ भारत में 80-85% जनता है कि जो आम इंसान है, और जो बाकी 15-20% जो धनवान है, उन्हें क्या कहना चाहते हैं कवि, देखेंगे हम। तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोते हैं,
उन्हें आप निकलवा लेते हैं। कवि ने देखे धनिक वर्ग की ओर इशारा किया है, धनिक वर्ग की स्थिति बताई है कि जो धनिक वर्ग होता है, जो अमीर वर्ग होता है, वह जब सोते हैं पैसा उनके पास बहुत होता है, तो पैसा कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए वे परेशान रहते हैं। तो उनके जो पलंग होते हैं वह सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, सोफे भी सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं। जो यानी कि कवि कहते हैं जो भी हमारे देश में धनिक वर्ग है कि उनके पास पैसा रखने के लिए जगह है ही नहीं है, तो जो उनके पास अधिक धन पड़ा है, वह उनके पास में जो धन है वह यदि आम इंसान में बंटवा देंगे तो आम इंसान का भी गुजारा ठीक प्रकार से होगा। इससे कवि कहते हैं कि जो अमीर है, जिनके घर सोने चांदी के पलंग और सोते हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। तो उनसे निकलवा ले लो। देखो यहाँ पर कवि ने कितना व्यंग किया है, कितना तीखा प्रहार किया है। हमारी जो सामाजिक स्थिति है, जो भी हमारे भारत देश में एक और गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग है, तो दूसरी ओर धनिक वर्ग है। धनिक वर्ग में 10 या 15% लोग हैं और गरीब वर्ग में करीबन 80-85% से भी ज्यादा लोग हैं। यदि ऐसे धनिक वर्ग से थोड़ा बहुत धन लिया जाए और गरीबों में जो आराम से नहीं कहूंगी, जो भी अपना दैनिक जीवन है, वह दैनिक जीवन उनका थोड़ा सा सुलभ हो जाए, तो उन्हें कुछ मिले, तो वह आसानी गुजर सकते, मगर थोड़ी बहुत उनकी परेशानियां कम होगी। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही महान है। जैसे कि मेरी नानी मुझे कहती है, या हमने भी मराठी में कहावत सुनी है कि एक तिल 7 जणांनी खाल्ला, एक तिल का बंटवारा 7 जनों ने किया है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। हमारे पास गुजारा करने के पश्चात, अच्छा जीवन जीने के पश्चात जो कुछ भी धन रहता है, तो थोड़ा सा ऐसा गरीब वर्ग में भी बांट देना चाहिए।